इससे पहले वाले वीडियो में हमने MPGK के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम 51वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है। तो बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुरदेव हैं। कौन है सृष्टि के निर्माता? ठाकुरदेव हैं। यहाँ हम बैगा जनजाति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वह 3 जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है बैगा, उसके बाद है भारिया और उसके बाद है सहरिया। ये 3 जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया। और बैगा जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग मंडला एवं बालाघाट क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। कौन सी? बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब रघुनाथ के फड़के निम्न में से किस कला से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अन्ना साहेब रघुनाथ के फड़के मूर्ति कला से संबंधित हैं और इनका संबंध धार जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। जो ग्राम स्तर पर रहती है वह ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत होती है एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे हम कि पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। और संविधान में जो इनका प्रावधान है पंचायती राज संस्थाओं का, यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, जिसमें पंचायतों को कुल 29 विषयों पर अधिकार दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत अर्थात पंचायती राज संस्थाएं हैं, यह लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान पर कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है। कौन सी? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात सबसे अधिक बालाघाट का है। कितना? 1021 है बालाघाट का, उसके बाद अलीराजपुर का है, उसके बाद मंडला का है और उसके बाद डिंडोरी का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो आपको बता दूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। कितना है? 855 है। उसके बाद इंदौर का है, उसके बाद जबलपुर का है और उसके बाद ग्वालियर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार डिंडोरी का है। कितना है? 94 है। उसके बाद शिवपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई थी। कब? 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात सितंबर 2013 में यह योजना शुरू की गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विपत्तिग्रस्त व पीड़ित अथवा कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने किस तिथि से पदभार संभाला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। तो ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ओमकारेश्वर, खंडवा जिले में स्थित है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में केवल 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। कौन कौन से? एक महाकालेश्वर, दूसरा ममलेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, जबकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर में ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बन रहा है, जो कि 600 मेगावाट क्षमता का होगा। तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है, इसे कब प्रारंभ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात 2018-19 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी? मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी
योजना की। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो किसानों और किसानों के शिक्षित बेटे बेटियों के लिए स्वरोजगार स्थापित करना, यह योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2005-06 में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2005-06 में कृषि जोत का जो औसत आकार है यह 2.22 हेक्टेयर है। कितना है? 2.22 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि बैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो बैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर से सिंचाई की जाती है। और बैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो बैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले के महादेव पहाड़ियों से होता है। ये जो बैनगंगा नदी है यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? बैनगंगा नदी है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। और बैनगंगा नहर सिवनी एवं बालाघाट जिले को पानी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अर्थात अलीराजपुर यह मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो है भोपाल है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। उसके बाद जबलपुर है, उसके बाद इंदौर है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहला अलीराजपुर है और उसके बाद झाबुआ और उसके बाद बड़वानी है। इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.3% है। कितनी? 69.3%। जबकि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह जबलपुर है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह अलीराजपुर है। अलीराजपुर महिला एवं पुरुष दोनों में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। कौन सा? अलीराजपुर। और राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य में जो पुरुष साक्षरता दर है वह 78.7 है। जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वह 59.3% है। कितनी? 59.3% यह महिला साक्षरता है। जबकि पुरुष साक्षरता 78.7% है। और ओवरऑल जो लिटरेसी है वह कितनी है? तो 69.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन या मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की जो स्थापना है वर्ष 1975 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ कोयला खान दी गई हैं और उससे संबंधित कोयला क्षेत्र पूछा गया है। तो साहेबपुर कोयला क्षेत्र है, यह कहाँ पर है? तो जो साहेबपुर कोयला क्षेत्र है यह तवा घाटी के अंतर्गत आता है। किस घाटी के अंतर्गत आता है? तवा घाटी के अंतर्गत आता है। जो मोह पानी कोयला क्षेत्र है यह सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जो बरकुही कोयला क्षेत्र है पेंच घाटी के अंतर्गत आता है। और जो हिंगन देवी कोयला क्षेत्र है यह कान्हन घाटी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा स्थान रखता है चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में। यहाँ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे चूना पत्थर के बारे में कि देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है चूना पत्थर के उत्पादन में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है चूना पत्थर का? कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 और यह एक अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 1977 में से स्थापित किया गया था। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 450 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है और यह सोन नदी पर निर्मित है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ प्रयास करता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकूँ। इसके बदले सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना क्षमता 2020 में सर्वाधिक रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। यह कहाँ पर है? तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है, यह डोंगलिया खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कोकल द्वारा। त्रिपुरी जो कि वर्तमान में जबलपुर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर कलचुरी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोकल के द्वारा कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने जो मंदसौर की संधि है यह वर्ष 1818 ईस्वी को हुई थी और किसके द्वारा साथ की गई थी? अंग्रेजों द्वारा। तो यह जो संधि है मल्हार राव
होलकर के साथ की गई थी, किसने की थी? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कौन? ठाकुर निरंजन सिंह। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात यह महाकौशल क्षेत्र से संबंधित है। कौन? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह। इनका संबंध मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है और यह राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो मंदसौर अभिलेख की जो रचना है किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात इसकी जो रचना है मंदसौर अभिलेख की है वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर अभिलेख की रचना की गई थी। यहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शिलालेख है और इसका निर्माण यशुवर्मन विष्णुधर्मन ने करवाया था। लेकिन इस अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इस अभिलेख के जो रचयिता है मंदसौर अभिलेख के, यह वत्स भट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो भड़म नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारिया जनजाति से संबंधित है। आपको बता दूं, अभी हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया था। कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया। और भारिया जनजाति है, यह इसका निवास स्थान कौन सा है? तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत पातालकोट में निवास करती है। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और कोयला यह एक कार्बनिक पदार्थ है। और कोयले की कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यह कोयले के 4 प्रकार होते हैं कोयले की मात्रा के आधार पर। और भारत में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कौन सा जिला है जहां पर कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरगोन जिले में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और खंडवा एवं खरगोन यह 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। इस कारण इन जिलों को सुनहरे जिले अर्थात गोल्डन डिस्ट्रिक्ट की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो मध्य प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है यह वर्ष 2014 में घोषित की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2014 को मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक संवर्धन नीति घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे अधिक रहा। इसके हम डिटेल देखेंगे कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर का सबसे अधिक योगदान 37.43% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा भूमिया का मेला किस स्थान पर लगता है? तो हीरा भूमिया का जो मेला है यह किस स्थान पर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। कहाँ पर लगता है? ग्वालियर जिले में लगता है हीरा भूमिया का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्त्र उद्योग के लिए भैरवगढ़ प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो जो भैरवगढ़ है यह उज्जैन शहर के समीप स्थित है और यह बाग प्रिंट के कपड़ों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो ओमकारेश्वर का जो प्राचीन नाम है मानधाता है। क्या है ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम? मानधाता है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है? अभी हमने देखा कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ओमकारेश्वर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो लोकमत समाचार पत्र था, इसके संपादक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे। कौन थे? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ये लोकमत समाचार पत्र के संपादक रह चुके हैं। इसके अलावा जैसे प्रभा पत्रिका और कर्मवीर पत्र के संपादक कौन है? तो प्रभा पत्रिका एवं कर्मवीर समाचार पत्र के जो संपादक हैं यह माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जबकि कन्या कुंज पत्रिका के संपादक पंडित रविशंकर शुक्ल हैं और दैनिक लोकमत के जो संपादक हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध है ग्वालियर शहर से नहीं है? तो मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उस्ताद आमिर खां, क्योंकि इनका जो संबंध है यह इंदौर से है। जबकि राजा भैया पूंछवाले तानसेन और पंडित शंकर राव का जो संबंध है यह ग्वालियर शहर से है, जबकि उस्ताद आमिर खां का जो संबंध है यह इंदौर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के वो कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अर्थात लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, श्री बलराम जाखड़। यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? श्री बलराम जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 16 नगर निगम हैं, जबकि 2 नगर निगम अभी वर्तमान में प्रस्तावित हैं। इसके अलावा कुल 92 जिला है मध्य प्रदेश में, 10 संभाग हैं और 92 जिला पंचायत हैं, जबकि जनपद पंचायत 313 है और नगर निगम 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश की जैव विविधता के आधार पर, अर्थात मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं। कितने फसल क्षेत्र हैं? 5 फसल क्षेत्र हैं, जबकि 11 जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला पर्वतारोही है वह कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही है। कौन सी? मेघा परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का जो आयोजन है यह 2 मई 2022 को किया गया। कब किया गया? 2 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है? तो किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य मंदिर मंदसौर जिले के अलावा उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंहदेव द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यह दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? यह दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। और मालवा के पठार में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए मालवा का पठार सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30.72% पर मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। कितने परसेंट पर? 30.72% पर वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि कौन सी मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर समाप्ति तिथि मानी जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 20 डिग्री समताप रेखा या मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और उससे संबंधित जिला पूछा गया है। तो जो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है यह सागर जिले में स्थित है और आपको बता दूं कि यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक कहाँ पर स्थित है? तो यह सागर जिले में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह रायसेन जिले में स्थित है। और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य यह शिवपुरी जिले में स्थित है। और जबकि बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है और यह महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 1352 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नदियाँ दिए गए हैं और उससे संबंधित उनका जिला पूछा गया है। तो बैनगंगा नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो जो बैनगंगा नदी है यह सिवनी जिले से प्रवाहित होती है। कहाँ से? सिवनी जिले से प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जबलपुर से प्रवाहित होती है और बेतवा नदी विदिशा से प्रवाहित होती है। और बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं, जबकि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा क्या होती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मिट्टियों के संबंध में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं कि काली मिट्टी में लोहे अर्थात आयरन एवं चूने की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है। और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। और भिंड एवं मुरैना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ जिले दिए गए हैं और उससे संबंधित खनिज पूछा गया है। तो पन्ना जिले में सबसे अधिक हीरा पाया जाता है। किस जिले में? पन्ना जिले से सबसे अधिक हीरे की प्राप्ति होती है। और बालाघाट जिले से क्या प्राप्त होता है? तो बालाघाट जिले से तांबा प्राप्त होता है। बालाघाट जिले की जो मलाजखंड खान है वहाँ से सबसे अधिक कॉपर अर्थात तांबे की प्राप्ति होती है। जबकि कटनी जिले से चूना पत्थर प्राप्त होता है। लेकिन सागर जिले से एस्बेस्टस प्राप्त होता है, ना कि मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैग्नीज बालाघाट जिले की भरवेली खदान से प्राप्त होता है। कहाँ से? बालाघाट जिले की भरवेली खदान से मैग्नीज प्राप्त होता है। जबकि बालाघाट जिले की मलाजखंड खान से तांबे अर्थात कॉपर की प्राप्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह यूनेस्को का पूरा नाम होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं और उससे संबंधित उनका खेल पूछा गया है। तो जो चिंकी यादव है यह किस खेल से संबंधित हैं? तो चिंकी यादव यह शूटिंग से संबंधित है। अक्षत जोशी यह घुड़सवारी से संबंधित है। मुस्कान किरार यह तीरंदाजी से संबंधित है। और खम्मन सिंह हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जो खेल प्रतियोगिता है किस से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट से संबंधित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।